दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? तो मुझे लगता है कि कुमार विश्वास हम लोग शुरू से साथी रहे, मेरे भी बड़े भाई रहे हैं। आज ये 62 विधायक दिल्ली में, 92 विधायक पंजाब में, दिल्ली में 3 राज्यसभा सांसद, वहाँ पर 7 राज्यसभा सांसद, चुटकी बजाएंगे खत्म हो जाएंगे ये लोग। नंबर 1 नेता जेल में, नंबर 2 नेता जेल में, नंबर 3 नेता जेल में, नंबर 4 नेता जेल में। मनीष जी के गांव के खेत को तू खोद कर देख लिया, दीवार को खोद कर देख लिया। फिर आप लोग कोर्ट में सबूत क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जमानत बार बार मिल रही है, बरी हो जाए एक बार में भैया सबूत दे के, अगर है आप लोग के पास। सबूत हम देंगे, सबूत वो देंगे। शराब घोटाले ने डेंट तो लगाया है। मैं गया था और मैंने एक शराब लिया और एक शराब एक पे एक मिल गया। बुराड़ी के विधायक संजीव झा भी कभी सोचते हैं दिल के किसी कोने में है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कभी बैठूं? नहीं, मैं नहीं सोचता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिनसे दिल्ली के तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में जितनी बारिश हो रही है उतना ही ज्यादा हंगामा भी बरपा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी कहें तो आमने सामने हैं। हरियाणा चुनाव भी है, इसीलिए लड़ाई और दिलचस्प है। तमाम आरोप हैं, तमाम आरोपों के बाद उस पर सफाई है। सुप्रीम कोर्ट की जमानत भी है और उसके बाद बीजेपी के तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर भी हैं। ऐसे में बहुत मुफीद हो जाता है कि उन्हीं की पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं से बात की जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बुराड़ी से विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवेफ न्यूज पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहला सवाल यही, बारिश हो रही है दिल्ली में, बहुत अच्छी खासी हो रही है, कुछ कोचिंग में बच्चे भी मर जा रहे हैं, लेकिन जब जमानत मिलती है तो जश्न गजब कम बनता है आप लोगों का। देखिए, ये जश्न केवल जमानत की नहीं है। ये जश्न जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में न्यायपालिका और खासकर अपेक्स कोर्ट खड़ा हो जाता है कि हाँ, संविधान की रक्षा करेंगे, इस देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज सुरक्षित रहे। अरविंद केजरीवाल जी का बेल ये दर्शाता है कि तुम तमाम कोशिशें क्यों न कर लो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट खड़ा है तो तुम इस देश के इंस्टीट्यूशन ख़त्म नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी का बाहर निकलना, मुझे ये लगता है कि पीएमएलए में तमाम स्ट्रिंजेंट प्रोविजन करके कोशिश ये की गई कि जिसको अंदर करे उसको बाहर ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने बिरा लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर आप किसी को गलत तरीके से जेल में रखोगे तो उन्होंने एक जो रूल है, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ जो कहता है कि बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन, या फंडामेंटल राइट जो संविधान में आर्टिकल 21 जो हमें जो अधिकार देता है उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट खड़े होकर उसकी रक्षा की जिम्मेदारी ली। तो ये जश्न दोनों के लिए था। अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई अब सामान्य व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस देश की एक नई उम्मीदें हैं, क्योंकि जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में लोगों को दिया, उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस से लोगों की उम्मीदें बढ़ी, अलग अलग स्टेट में उम्मीदें बढ़ी। पंजाब में लोगों ने स्वीकारा और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और अलग अलग राज्यों में उसी तरह की शिक्षा की बात, उसी तरह की स्वास्थ्य की बात, उसी तरह की बिजली 24 घंटे आना, पानी आना, तमाम तरह के अंतिम व्यक्ति तक फ़ायदा कैसे पहुँचे, वो सभी स्टेट में मांग उठ रही है। तो अब वो एक तरह से एक विचारधारा है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के आने से वो तमाम लोग जो उनको उम्मीद की तरह देख रहे हैं। देखिए, बारिश हो रही थी और घनघोर बारिश में लोग भीग रहे हैं, ये कोई मैनेजमेंट से तो नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब लोग जिसको प्यार करता है। तो वो जो आप कल का दृश्य देखा अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने का, ये दृश्य था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को लोग प्यार करते हैं, किस तरह से अरविंद केजरीवाल को लोग अपना परिवार, अपना बेटा मानते हैं। बिल्कुल प्यार करते हैं, लोकप्रियता भी बढ़ रही है। बारिश का आपने जिक्र किया, लेकिन उसी बारिश ने कुछ दिन पहले 2 बच्चों की जिंदगियां भी ले ली थी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, पर एक बात आपको समझना पड़ेगा
कि ये ड्रेनेज सिस्टम कोई 5 साल 7 साल 10 साल में ईजाद नहीं बना है। दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम 1960s 1970s में डिजाइन किया गया था। पॉपुलेशन बहुत बढ़ी और एक तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशंस दिल्ली में हैं, और इसके कारण है कि अलग अलग राज्य की सरकारें बहुत अच्छे काम कर लिए होते तो दिल्ली में इस तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की हालात नहीं होती। तो दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसीज हैं। दिल्ली में डीडीए है जो केंद्र सरकार के पास है, जिसको ड्रेनेज का काम करना है। पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के पास है, एनडीएमसी फिर केंद्र सरकार के पास है। तो मल्टीपल एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन, ये जब तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक सही डायरेक्शन में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं करेगी, ये सारी चीजें एक दिन में एडजस्ट नहीं हो सकती। लेकिन आप केंद्र सरकार का रवैया तो आप देख ही रहे हैं कि केंद्र सरकार का रवैया हमेशा रहा है किस तरह से दिल्ली की सरकार को सैबोटेज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब दिल्ली की मान के चलिए 1/3 जो दिल्ली का एरिया है वो केंद्र सरकार के द्वारा गवर्न होता है। तो अब ये पूरी प्लानिंग तभी हो सकती जब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट केंद्र सरकार दिल्ली सरकार रहेगा। क्या किया दिल्ली, उल्टा क्या किया इन्होंने। प्रधानमंत्री कहते थे, 2014 याद कीजिए, प्रधानमंत्री जब पहले प्रधानमंत्री बने तो संसद की सीढ़ी पर लेट गए थे, तो लोगों को लगा कि संसदीय परंपरा अब मजबूत होगा, संसदीय व्यवस्था और सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा था टीम इंडिया। क्या था टीम इंडिया का मतलब? उन्होंने कहा कि जिस जिस राज्य की जो सरकारें हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ये देश राज्यों का संघ है। लेकिन प्रधानमंत्री टीम इंडिया की बात तो किए, लेकिन जहां जहां अपोजिशन की सरकार रही, अगर टीम इंडिया को लेकर आगे बढ़ते तो इस टीम इंडिया का सचिन तेंदुलकर, अरविंद केजरीवाल थे, जिन्होंने दिल्ली में काबिल तारीफ काम किया। जो सबसे अच्छा बैट्समैन था उसको तुम घायल कर दो और तुम ये कहो कि नहीं हम देश कमजोर कर रहे हैं। तो ये चूंकि दिल्ली में जनता ने हमें चुना, और संविधान ये कहता है कि जिसको जनता चुनेगी पावर उसके पास रहेगा, अधिकारी उसके पास रहेंगे। क्या किया जनता ने? बीजेपी को हराया और हमें चुना। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? संसद में कानून बना करके पावर जो हारा उसको दे दिया। तो फिर जनतंत्र को कमजोर करके दिल्ली के लोगों से बदला लेने की कोशिश प्रधानमंत्री करते रहे। यही कारण है कि जो प्लानिंग ठोस होनी चाहिए उस प्लानिंग में कहीं कोई कमी रह गई है। बिल्कुल, मैंडेट दिया आपको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंडेट आप लोगों को मिला। पहली बार तो मान लीजिए गठबंधन में आए थे, अच्छा खासा मैंडेट मिला, लेकिन फिर आरोप भी तो आप लोग पे कई लगे। नई शराब नीति आप लेकर आए, आपने कहा बहुत अच्छा, तो फिर वापस क्यों लेना पड़ गया था? देखिए, मैंने वही कहा कि सरकार हमारी, जनता ने हमें चुना, पावर हमारे पास होनी चाहिए, और ये मैंने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चुनी हुई सरकार के पास शक्ति होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? केंद्र में एक इलीगल कानून बना करके चुनी हुई सरकार की शक्ति को छीन लिया। अब चुनी हुई सरकार की शक्ति को छीन करके अब अधिकारी जिसका होगा, अब हमारे पास ऐसा मान लीजिए आपके चैनल में आप नौकरी लगाए आपका कंपटीटर, तो वो तो ऐसे ऐसे लोगों को लगा देगा जो आपको परेशान करेगा। हमारे साथ भी वही हुआ कि ऐसे ऐसे अधिकारी लगा दिए जो रोज परेशान करता, जो अच्छा काम किया उसको हटा दिया, सस्पेंड कर दिया, जो हमें परेशान करता रहा उसको 3 डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट पर तमाम तरह की सुविधाएं उनको मिलती रही। तो परेशान करने वालों की फौज ज़्यादा दिल्ली में खड़ी रही, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। तो आपको इस बात की क्रेडिट हम लोगों को देनी पड़ेगी। हर काम आंदोलन हो गया कि अगर बिजली कैमरे लगाने हैं तो आंदोलन करना पड़ेगा, अगर आपको लाइट लगाने हैं तो आंदोलन करना पड़ेगा, मोहल्ला क्लिनिक खोलना है तो सरकार हमारी और हमें ही आंदोलन करना पड़ रहा है। तो पहली मिसाल आप देखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजन ले रहा है और फाइनेंस सेक्रेटरी उसको ओवर रूल कर रहा है। आप पहला एग्जाम्पल दिल्ली ऐसा देखेंगे कि कमिश्नर मिनिस्टर को डायरेक्ट करता है कि ये हमने डिसीजन डिसाइड किया है और आप इसी कंटेक्स्ट में डिसीजन ले सकते हैं। आपने कभी सुना? तो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो लिखा गया टीबीआर का, तो यहाँ खुलेआम वायोलेशन हो रहा है, चूंकि वो अधिकार शक्ति हमसे छीन कर उनको दे दी गई। तो इसका नुकसान हुआ। अब शराब की पॉलिसी की बात करें, आप बताइए, दिल्ली कैपिटल है और राजधानी में शराब की दुकानें हैं। जब हमारी सरकार बनी तो शराब की बादवा कमेटी का एक रिपोर्ट था जिसमें कहा कि 70% रेवेन्यू लीकेज है। तो उस रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई, हमने पॉलिसी बनाई, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें सरकार का खर्चा खत्म हो गया, सरकार का रेवेन्यू कई गुना बढ़ गया और लोगों को शराब सस्ती मिल गई। तो ऐसी पॉलिसी को तो वेलकम करना चाहिए था। और हमारी पॉलिसी को, डिट्टो सी पॉलिसी को हरियाणा में इंप्लीमेंट कर लिया। ये इसी पॉलिसी को उन्होंने मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट कर लिया।
और हमारे यहाँ इस पॉलिसी को तमाम तरह से डिफेम करने की कोशिश की गई। लेकिन आप एक बात बताइए कि एक्साइज पॉलिसी बना करके आज पिछले 2 साल में हजारों जगह छापा मारा, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन एक अटर्नी कहीं से कुछ बरामद नहीं हुआ। हमें पॉलिसी वापस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अधिकारी तो उनके थे। अब जब एक्सटेंशन की, हर साल एक्सटेंड करना पड़ेगा, जब एक्सटेंशन की बारी आई तो सभी अधिकारियों को धमकी दे दिया कि अगर एक्सटेंड करोगे तो जेल जाना पड़ेगा तुमको। तो फिर हमारे पास क्या रास्ता? चलिए, एक अठन्नी नहीं मिली, वो हम लोगों ने भी देखा, जैसा आप लोगों ने लगातार बताया। फिर आप लोग कोर्ट में सबूत क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जमानत बार बार मिल रही है, बरी हो जाए एक बार में भैया, सबूत दे के, अगर है आप लोग के पास। सबूत हम देंगे, सबूत वो देंगे। वो कह रहे हैं ना कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो सबूत उनको देना है। आप लोग सफाई में दीजिए ना। नहीं, हम सफाई कहाँ देंगे? सफाई कहाँ देंगे बताइए? किसके पास सफाई देंगे आप बताइए? आप लोग को कोर्ट पे विश्वास कर रहे हैं ना? नहीं तो किसके पास? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास ना। डायरेक्ट कोर्ट, देखिए प्रक्रिया क्या है। हम पे एक एजेंसी का रेड हुआ, एजेंसी ने हमसे पूछा, एजेंसी ने हमारी सारी चीजें खाक छान ली और एजेंसी जाके कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है। अनाप शनाप, झूठ मूठ सब कर रही है। अब ये सारी बातें ट्रायल में साबित होगी, ये बातें अभी तो नहीं होगी ना। दुर्भाग्य ये है, जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को लताड़ भी लगाई कि ये प्रिंसिपल्स कोर्ट भी बोल रहा है कि जेल जो है एक्सेप्शन है, बेल रूल है कि बेल मिलना चाहिए। और आप उन्होंने यहां तक कह दिया मनीष जी के बिल के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कि स्नेक एंड लेडर्स का काम खेल खेल रही है, ये सांप सीढ़ी के खेल में आप महीनों जेल में बंद करके रखे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी से भी मुझे लगता है कि एजेंसीज को भी और देश के प्रधानमंत्री को भी सबक लेना चाहिए था, लेकिन सबक नहीं लिया। तो क्या प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है क्या? तो एजेंसी किसके मातहत काम करती है भाई? अगर मान लीजिए होम मिनिस्टर नहीं सुन रहे को हटा दे होम मिनिस्टर को। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बिल में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या ये आई ओपनर नहीं है? उन्होंने कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रही है। ये हिदायत देते हुए कहा कि समय आ गया है कि आप पिंजरे से खुलकर स्वतंत्र तोते की तरह काम करें। यहां तक कह दिया कि आपने अरविंद केजरीवाल जी को बेल अरेस्ट इसलिए सीबीआई ने किया क्योंकि ईडी का जो बिल था उसको आप विफल करना चाह रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई टारगेटेड सप्रेस कर रहा है। ये टारगेटेड सप्रेस ठीक नहीं है इस देश की डेमोक्रेसी के लिए। तो ये सारी बातें जो हम डे वन से कह रहे थे, ओपनिंग कमेंट था जजेस का कि आपने ये सीबीआई का अरेस्ट कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। हम तो डे वन से कह रहे थे, जो हम डे वन से कह रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि अगर हमारा एजेंसी इस तरह से टारगेटेड और केस्ड पिंजरा में बंद अगर पैरेट तोते की तरह काम कर रहा है तो हम इसको इंडिपेंडेंट बनाएंगे ताकि लोगों का आस्था बढ़े? तो मुझे लगता है जिम्मेदारी तो किसी की बनेगी ना, या गृह मंत्री की बनेगी, प्रधानमंत्री की बनेगी। अगर गृह मंत्री इस्तीफा दें और गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते, प्रधानमंत्री हटाएं, तो समझ में आएगा ना प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। अदरवाइज लगता है कि देश को, जनता ने उनको वोट किया था कि लोगों का काम करें। डे वन से लगे हुए हैं कि आज इस पार्टी को तोड़ना है, आज इस सांसद को खरीदना है, आज उसके यहाँ ईडी का रेट भेजना है, आज उसके यहाँ सीबीआई का भेजना है। बताइए, एक भी केस में ना तो ट्रायल शुरू करते हैं, ना तो कोई किसी तरह का सजा हो पाई है, आज तक किसी कन्विक्शन नहीं हो पाया है। तो मजाक बना कर रखे हैं ना इंस्टीट्यूशन का। तो फिर ये 19 विधायक जिन पे केस चल रहे हैं, जो तिहाड़ जा चुके हैं, ये फिर क्या पूरी पार्टी के पीछे पड़ रखे हैं? एक गलत होता, दो गलत होता, 19 विधायकों पर आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा और आप गूगल कीजिएगा। लगभग आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, सभी विधायक मंत्री को जोड़ लीजिए आप, तो लगभग 250 केसेज हैं। कोई ऐसा विधायक नहीं बचा है जिस पे, मैं अपनी ही बात करता हूं, मेरे पे क्या क्या एफआईआर है कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को मारा। मेरे पे क्या एफआईआर है, हमने पुलिस से बदतमीजी करी, 2015 वाला मामला, 2000, उसमें कन्विक्शन हो गया मुझे। तो अब एक बात समझिए, कोई भी ऐसा एमएलए नहीं बचा जिस पे ये आरोप ना लगाओ। और 2015 से पहले मुझे एक चींटी का मारने का भी कोई केसेस नहीं है।
तो ये अचानक पॉलिटिक्स में आके मैं क्रिमिनल हो गया, तो समझ में नहीं आता। और क्रिमिनल होता तो जनता 3-3 बार मुझे नहीं चलती और मैसिव मैंडेट से नहीं चुनती। भाई पहली बार चुनाव लड़ा, मुझे 60,000 वोट मिला, मैं 10,000 वोट से जीता था। दूसरी बार 68,000 की मेरी मार्जिन थी। तीसरी बार 15 केस है ना, तो तीसरी बार मेरी 90,000 की मार्जिन है। तो ये जो मार्जिन है, जनता ऐसा तो नहीं वोट कर देती ना। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, जनतंत्र में जनता मालिक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री इस देश में इंस्टीट्यूशन को मिलाइन करने में लगे हुए हैं, इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जितने भी आरोप आप देख रहे हैं, ये सारे पॉलिटिकल आरोप हैं। एक इसी 200-250 केसेज में लगभग 170-80 केसेज में कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस पार्टी बन करके काम कर रही है। लेकिन संजीव जी, अगर जमानत पे हैं केजरीवाल साहब, तो दिल्ली का काम कैसे चलेगा? ऑफिस जा नहीं सकते, वर्क फ्रॉम होम है उनका। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी 6 महीना जेल में रहे, दिल्ली का काम चलता रहा। दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, दिल्ली के लोगों को पानी फ्री मिल रही है। दिल्ली में इस बार के रिजल्ट में दिल्ली में 1700 बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की पास किए। हमारे एक स्कूल से 9 बच्चे एनडीए पास के लेफ्टिनेंट सरकारी स्कूल के बच्चे बने हैं। आप पूरे देश में सैनिक स्कूल को बता दीजिए, एक स्कूल से 9 बच्चे लेफ्टिनेंट बनाओ, दिल्ली के सरकारी स्कूल में बने हैं। दिल्ली में बसों महिलाओं की यात्रा फ्री है। दिल्ली का अनाथ कॉलोनी का डेवलपमेंट का काम चल रहा है। दिल्ली में एक भी काम नहीं रुका। और अब अरविंद जब अंदर थे, केवल उनके डायरेक्शन से, जेल डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्शन से काम होता, तब ये काम चल रहा था। अब बाहर आए और काम करेंगे। कोई भी काम ना पहले प्रभावित हुआ है ना आज प्रभावित होगा। आज ही पीएससी की मीटिंग हो रही है कि आगे कैसे बेहतर तरीके से काम करना है। तो दिल्ली की काम, ये देखिए, कोशिश तो केंद्र सरकार की पूरी रही है। क्या कोशिश थी, एक बार बताइए। देश की एक ही पार्टी बता दीजिए, नंबर 1 नेता जेल में, नंबर 2 नेता जेल में, नंबर 3 नेता जेल में, नंबर 4 नेता जेल में। और आपको 500 रेड केवल मनीष सिसोदिया जी के केसेस में हुआ। मनीष जी के गांव के खेत को तू खोद खोद कर देख लिया, दीवार को खोद खोद कर देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद सब जेल में बंद थे और कोशिश की कि उसके बाद पार्टी को तोड़ दिया जाए। विधायक को धमकाया, हमारे 1-2 विधायक चले भी गए। आपके पास धमकी आई कोई? कॉल आया वो कि रोज ही आते थे, बीजेपी में आ जाओ? रोज ही आते थे। देखिए, पूरी कोशिश ये थी कि किस तरह से पहले डराते थे, आपके यहाँ भी नोटिस आएगा, आपके यहाँ भी ईडी का रेड होगा, ऐसा कीजिए। एक नेता हमसे बात करना चाहते हैं आपसे। वो बात करने कौन आएगा? ऐसा मान लीजिए आप मेरे दोस्त हैं, आप मुझे राय देने आ गए। अब राय देने नहीं, उनको कोई कहा है, कोई टास्क दिया है। अब कह लो ऐसा नाम बताइए कौन था, कैसे बताएंगे? वो हमारा दोस्त, कल उसको परेशान कर देंगे। ये तो एक तरह से एक क्रूर लोग हैं ये, तो ये तो उसको परेशान कर देंगे। तो अब मान लीजिए, कई बार आपके पॉलिटिकल रिश्ते क्रॉस पार्टी भी अच्छे रहते हैं। ऐसा नहीं बीजेपी में सारे बुरे हैं, बिल्कुल होता है। वहां भी अच्छे लोग हैं भाई, उनसे हमारी अच्छी दोस्ती है, उनको पता है ऐसे दोस्ती है। जाके घर जाओ, बात करके आओ। अब बेचारे का नाम मैं कैसे बता दूं, क्योंकि तो पूरी कोशिश सभी विधायकों को तोड़ने की। हमारा 2 लोग पार्टी छोड़ के गए। अब दोनों में देखिए, एक के यहाँ ईडी का रेट था, एक के यहाँ इनकम टैक्स का रेट था। अब भाई सब हमें ये भी दम नहीं बढ़ता कि हमारे पार्टी में जो भी आ गया सब मजबूत है, सब जेल ही चुनेगा। भाई उनके लिए उनके परिवार इंपॉर्टेंट है, उनका बिजनेस इंपॉर्टेंट है, उनका करियर इंपॉर्टेंट है। तो जेल जाने से के बजाय उन्होंने कहा ठीक है जी, हम मंत्री पद से रिजाइन कर देते हैं, ठीक है जी, हम विधायक, हम बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बेचारे चले गए। लेकिन मोर और लेस आम आदमी पार्टी यूनाइट रही, एकजुट रही। हमारे सारे नेता जेल में बंद होने के बावजूद ये पार्टी आबाद गति से अपना कैंपेन और चीजें चलती रही। लेकिन जिस तरीके से इस बीच और भी आरोप लगे, और आपको याद होगा जब कैंपेन शुरू हुआ 11-10 में, अरविंद केजरीवाल साहब उस वक्त कहा करते थे, अगर आरोप लगता है किसी पर, पद पे बैठे हुए व्यक्ति पर, तो उसे सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने केस में उन्होंने ये लागू नहीं किया, हालांकि सिसोदिया जी का इस्तीफा ले लिया उन्होंने। देखिए, 3 बातें हैं। एक बात कि हमें अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री हो जाएंगे जो इस देश के इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करा के कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कोशिश ये करी कि पहले मनीष जी को जेल में बंद किया, पहले सत्येंद्र जैन को जेल में बंद किया कि हो सकता है कि ये सबसे किसी ने कहा यही सबसे मजबूत करी है, सारा आइडिया जिनके पास है, इनको बंद कर दो, खत्म हो जाएंगे सब। बंद किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर लगा नहीं, अरविंद केजरीवाल का राम लक्ष्मण की जोड़ी है, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया को अगर बंद कर दोगे
ये बंद करने की बात भी कर दोगे तो ये लोग डर जाएंगे। मनीष सिसोदिया को पहले नोटिस भेजा, हम लोगों ने और मजबूती से ऑनस्लॉट अटैक किया। फिर उसके बाद मनीष जी ने कहा कि जेल में बंद करके दिखाओ, जेल में बंद कर दिया। लगा अब जेल में बंद हो गया, अब तो पार्टी खत्म हो जाएगी, तभी खत्म नहीं हुई। फिर पार्टी और मजबूत चलती रही और लोग एग्रेशन में काम करने लगे। फिर अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को बंद कर दो, फिर तो यह पार्टी टूट जाएगी। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल, हम इस देश में वैकल्पिक राजनीति के लिए आए, हम पहले दिन ही कहे थे। बिल्कुल। हमने पॉलिटिकल पार्टियों को बताया कि सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं। हमने बताया कि सरकारी अस्पताल में भी मुफ्त जांच, इलाज, दवाइयां हो सकती है और प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा हो सकता है, बेहतर क्वालिटी के साथ हो सकता है। तो इनकी कोशिश थी कि उसको खत्म कर दें। आज हम अरविंद केजरीवाल मान लीजिए इस्तीफा दे देते, फिर तो ये आपको पीएमएलए एक्ट में अगर आपको उठा के ले जाएगा ना, तो आपको बेल नहीं मिलेगा और आपको अरेस्ट क्यों किया है ये भी कारण आपको नहीं बताएगा। तो बड़ा आसान है, किसी भी नेता को जेल में बंद कर दो और फिर कह दो जी रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन कर दो, वहां पार्टी तोड़ दो। चुनाव जो महाराष्ट्र में किया इन्होंने और जगह करने की कोशिश किया इन्होंने, लेकिन और हमने कहा कि नहीं, तुम्हारे इस चाल को दिल्ली में हम नहीं चलने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हम सब ने कहा, हम सब, देखिए मुख्यमंत्री कौन होगा ये दो लोग तय करेंगे, एक जनता, दूसरा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, विधायक दल के नेता, विधायक दल। जनता ने अरविंद केजरीवाल को वो मैसिव मैंडेट दिया है, उनके काम पे मैंडेट दिया है, तो उनको रहना चाहिए। और हम विधायक चाहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेगा। तो फिर अगर विधायक दल चाहता है तो फिर विधायक दल के नेता को इस बात को माननी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के बाद अगर हम रिजाइन दे देते तो ये पूरे देश में सभी मुख्यमंत्री को बंद करके फिर वही कोशिश करते। हमने कहा कि अगर तुम मुख्यमंत्री को बंद नहीं कर रहे हो, तुम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, यानी इस देश की डेमोक्रेसी को बंद कर रहे हो, तो अगर तुम मुख्यमंत्री को जेल भेजोगे तो मुख्यमंत्री जेल से चलेगा और सरकारें चलती रही। तो अगर हम इनके कोशिश बहुत किया मीडिया में देने का कि मुख्यमंत्री जेल में है, सरकार कैसे चलेगी, रिजाइन नहीं कर रहे हैं। हमने कहा नहीं करेंगे, रिजाइन कर लो जो करना है तुमको, सरकार चलेगी और चलती रही सरकार। अच्छी बात है, सरकार चल रही है, संवैधानिक तरीके से चुनी गई है। चलिए, रिजाइन नहीं करना था ना करते, लेकिन सिसोदिया साहब का रिजाइन क्यों ले लिया? फिर देखिए, अंदर रहते काम हो जाता। उप मुख्यमंत्री तो कोई संवैधानिक पद भी नहीं है कहीं पे। नहीं, देखिए दोनों में फर्क है। अरविंद केजरीवाल कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अरविंद केजरीवाल गार्जियन की तरह मॉनिटर कर रहे हैं सभी मिनिस्टर्स को, डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स के पास है। जब मनीष जी जेल गए, मनीष जी के पास 17 डिपार्टमेंट था और अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं थे, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था। लेकिन मनीष जी को फाइल पे साइन करना था। अगर मनीष जी रिजाइन नहीं करते तो फिर काम रुक जाता, काम नहीं होता। इसीलिए मनीष जी हों या जैन साहब हों, उनको रिजाइन इसलिए करा पर दोनों के पास डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा थे और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे। तो अगर वो लंबे समय तक जेल में रह जाएंगे तो फाइल पे साइन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ ऐसा नहीं था, इसलिए उन दोनों रिजाइन कर लिए और अरविंद केजरीवाल जैसे सरकार चलती रही। बीजेपी फिर आरोप लगाती है मुख्यमंत्री साहब ने इसलिए अपने पास नहीं रखे कोई भी कैबिनेट, ताकि हमेशा बचे रहें, कोई आरोप लगे। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ भी कहते रहेंगे वो ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बेचारे क्या ही करेंगे। एक बात बताइए, कल के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, जो बेल ऑर्डर के बाद और जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट का था, बीजेपी के पास दो रास्ते थे, या तो देश से माफी मांग ले या बातें बनाए। बेशरम लोग हैं, माफी तो मांगेंगे नहीं। हमने कल किसी चैनल में कहा भी कि बीजेपी को अपना नाम बदल करके अब बेशरम झूठा पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि ये तमाम ऑब्जर्वेशन ने मुहर लगा दी है कि तुम बेशरम भी हो, तुम झूठ भी बोल रहे हो। तो उनके कहने से हम थोड़ी अपनी रणनीति तय करेंगे, उनके कहने से थोड़ी अपना रास्ता बदलेंगे। हम इस देश की उम्मीद है, हम देश को दिशा कैसे देंगे उस पर हमें काम करना है। हम काम कर रहे हैं, वो कुछ भी कहते रहे, लोग उनको बाय नहीं कर रहे हैं, लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। देखिए, लोग 450 पर कह रहे थे तो 40 पे सिमट गए और दिन ब दिन का ग्राफ नीचे जाता जा रहा। आप देखिए, जितने मैं आगे आपको भविष्यवाणी कर देता हूँ, जितने आगे चुनाव होना, सारे चुनाव हारने वाले हैं ये। प्रधानमंत्री जहां जहां जाकर भाषण देंगे वही सीटों हार जाएंगे, मैं आज कह दे रहा हूँ। आते हैं, अभी हरियाणा और जम्मू में बात होगी, लेकिन अभी जो मामले चल रहे हैं उसी पर मैं ये इस्तीफे वाली बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते रहे। 13 मुझे अच्छे से याद है, आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, सरकार बनाई, जनता से आवाज़ उठी कि आपको इसलिए लेकर नहीं आए थे, आपको विकल्प के लिए लेकर आए थे, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना था। अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन के आगे इस्तीफा सौंप दिया, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसमें जनता खुश ना हो।
24 आते आते ऐसा क्या हुआ कि 11 साल में बदल गए कि डर समा गया कि अगर इस्तीफा दे दिया तो पार्टी में अगर कोई अगर आगे आएगा तो फिर मेरे हाथ से पार्टी निकल जाएगी। आज यही बोल्ड डिसीजन था। सब तरफ लोग कह रहे थे रिजाइन करना चाहिए, आप सभी मीडिया के लोग कह रहे थे, तमाम पंडित नहीं मॉरल ग्राउंड पर दे देना चाहिए, मॉरल ग्राउंड पर दे देना चाहिए। तो ये तो बोल्ड आदमी ये डिसीजन ले सकता है कि नहीं देंगे रिजाइन। इसलिए नहीं देंगे कि अब हमने कोई दोष नहीं किया, हमने कुछ गलत, हमें पता है हमने गलत नहीं किया है। भाई आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने मिनिस्टर को सुओ मोटो कॉन्ग्रेस लेकर के जेल भेज दिया, अपने मिनिस्टर को सुओ मोटो कॉन्ग्रेस लेकर के पद से हटा दिया। किसी मीडिया वाला ने नहीं कहा था, किसी अपोजिशन ने नहीं कहा था। तो हम तो वो लोग हैं, लेकिन तुम हमें बदनाम करोगे जो हमने नहीं किया है। तुमको तो ये अपना डिसीजन बदल लो, हम नहीं बदलने वाले। तो अरविंद केजरीवाल जी का जेल में रह करके मुख्यमंत्री बने रहना ही बोल्ड डिसीजन था, जो फिर अरविंद केजरीवाल साबित किया कि हम बहुत बोल्ड हैं, हम तुम्हारे खेल में फंसने वाले नहीं हैं। ये बोल्ड डिसीजन था या फिर झारखंड वाला डर था? नहीं, झारखंड का कोई, देखिए एक बात समझिए आप, साहब गए, चंपई भाई आए, फिर उन्होंने तोड़ दी पार्टी। मैंने जैसा पहले डर था कि संजय सिंह, राघव चड्ढा अगर टेक ओवर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए एक बात समझिए, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट करती है, अरविंद केजरीवाल के काम पे वोट करती है, और हम सब लोग अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन पे, अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में काम करते हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो ये अरविंद केजरीवाल के बदले टेक ओवर कर ले, या टेक ओवर करे तो लोग उसके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि लोग तो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। और हमारी पार्टी में कोई इस तरह की कंपटीशन भी हो भी नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको पहले कहा कि ये सोची समझी और ये बोल्ड डिसीजन लेना था कि अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं भेज रहे, इलेक्टेड सीएम को तुम जेल में भेज रहे हो, तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को तुम जेल में भेज रहे हो। अगर तुम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जेल में भेज रहे हो तो जेल डेमोक्रेसी जेल से ही चलेगी। और इस बात की मुहर आज सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना सीबीआई का टारगेटेड एक कोशिश था, टारगेटेड सप्रेस करने की कोशिश किया था, ये इलीगल अरेस्ट था। तो मुझे ये लगता है कि जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, जो किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगाई। चलिए, शराब घोटाले के अलावा भी जल विभाग में घोटाले पे आरोप लगा, शिक्षा विभाग में लगा, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर लगा, वक्फ बोर्ड में जमीन घोटाले का अमानतुल्लाह भी गिरफ्तार है। इतने आरोप फिर क्यों ले जाते हैं? अगर इतने कट्टर अंदर पाक साफ है तो फिर क्यों इतने आरोप? इसीलिए इतने आरोप, एक ही आरोप जेल चले जाते हैं ना, एक ही आरोप तय हो जाता और जेल में होते, इसीलिए इतने आरोप, लेकिन चिपक ही नहीं रहा है। आप में मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। हालांकि ये कहानी तो घंटों की है, पर मैं बताता हूँ। 2015 में हमारी सरकार बनी, 14 में मोदी जी की सरकार बनी। आपको याद होगा 2013 49 दिन की हमारी सरकार थी, और कांपते थे लोग भ्रष्टाचार के नाम से। कोई अफसर, अगर कोई जनता चले जाए तो सीधे कुर्सी पर खड़ा हो जाता था। हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो था, और इस एंटी करप्शन ब्यूरो से हमने बहुत सारे अधिकारियों को, हमने लोगों को कहा कि भाई रिकॉर्ड करके भेज दो। हम लोगों ने रिकॉर्ड करके भेजा, हमने जेल भेजना शुरू किया, सब सिस्टम ठीक हो गया। 2015 हमारी फरवरी में सरकार बनी, और अप्रैल में एंटी करप्शन ब्यूरो हमसे छीन लिए, ये विजिलेंस हमसे ले लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग से ले लिए हमसे। तो एक तरह से पंगु सरकार बनाने की कोशिश कर ली। उनको लगे सब सरकार कैसे चलाएंगे, हम फिर सरकार चलाना, और बहुत मजबूती सरकार चलने लगी। फिर उसके बाद 2016 में एक सुंगलू कमेटी बनाया, और उस सुंगलू कमेटी ने जितने फाइल थे, 4 अफसर्स की, आईएएस की एक टीम, एक एक फाइल को पढ़ा कि कहीं कोई गलत तो फाइल में नहीं है। सुंगलू कमेटी 1600 डिसीजन लिए हुए फाइल पर पढ़ा, कुछ नहीं निकला। उसके बाद फिर हम इसको चैलेंज किए थे, हम सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई हमारे एसीबी छीन लिया, हमारे सर्विसेज छीन लिया, तो सरकार कैसे चलेगी? विजिलेंस ले लिया, सरकार कैसे चलेगी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए। फिर उसके बाद इन्होंने इसको ओवर रूल किया, फिर एलजी को पावर दे दिया। उसके बाद फिर अभी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि चुनी हुई सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए, और उसको फिर कानून बनाकर अपने पास रख लिए। उसके बावजूद सरकार चलती रही। तब उन्होंने फिर कहा कि अब बताइए, अधिकारी सारे इनके, सारा ब्यूरोक्रेसी इनकी, और कहते हैं कि शिक्षा में घोटाला हो गया। तो क्या घोटाला हुआ? तुम्हारे ही लोग हैं सारे। ये इसको सेक्रेटरी हमको, दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री रिपोर्ट नहीं करती है, ये एलजी को रिपोर्ट करती है, चीफ सेक्रेटरी एलजी को रिपोर्ट करती है। तो काम ऐसा तो नहीं है मनीष सिसोदिया आके खड़े होकर बिल्डिंग बनवाए हैं, या उन्होंने ईंट खरीदा है, सीमेंट खरीदा है, या टेंडर डिजाइन किया है।
ये टेंडर डिजाइन तो उनके अपने ऑफिसर्स किए हैं। ये बड़ा ताज्जुब की बात है। फिर तो अधिकारी को जेल जाना चाहिए। मिनिस्टर की क्या गलती है भाई? अधिकारी तुम्हारे हैं। आपके घर में नौकर मैं लगाऊं, जो नौकर आपको खाना बनाने दे, और हम कहेंगे नहीं जी वो खाना जो सामान लाया था वो सब सर आपने कर लिया। वो तो उस बंदे ने किया ना जो सामान ला रहा है। सर हुआ भी अगर तो वो आपका बंदा है, वो बंदा मेरा है। तो ये सारे फिक्सियस चीजें थी, ये सारे फिक्सियस चीजें बदनाम करने की, क्योंकि आप भी कह रहे हैं ना ईमानदार पार्टी है। अब ईमानदार पार्टी को बदनाम कैसे करेंगे? तो कभी कहा जी शिक्षा में घोटाला हो गया। अरे शिक्षा में 1700 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, तुम एक भी अपने स्टेट बता दो जहां पे एक भी बच्चा डॉक्टर इंजीनियर में, 1700 छोड़ दो, एक बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। एक स्कूल से 9 बच्चे एनडीए लेफ्टिनेंट बन के निकल गए, तो अपना एक स्कूल बता दो। तो तुमने जो कहा वो तो नहीं दिख रहा, हमने जो किया वो सामने है। तो कहता ना योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस। आपके काम आपकी बातों से ज्यादा मजबूती से जवाब देता है। तो हमारे जो काम है वो सबके सामने है, जनता उसी को वोट कर रही है। तो ये एक बार पहले कहा कि जल बोर्ड घोटाला हो गया, फिर कहा बस में घोटाला हो गया, फिर कहा शिक्षा में घोटाला हो गया, फिर कहा मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो गया। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ हाथ मारते रहे, मिला कुछ नहीं। अधिकारी भी इनके तब भी कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि इनके अधिकारी एक्साइज घोटाले में इतने इन लोगों ने ग्रिल कर लिया। कोर्ट बार पूछी मनी ट्रेल कहाँ है, बताओ। मनी ट्रेल ही नहीं दिख रहा है। ट्रेल क्या था? वो जो अरविंद केजरीवाल होटल में रुका था वहां पे, उसमें किसी ने पैसे दे दिए। अरे वो भी रिकॉर्ड था, चूंकि वो सीएम है दिल्ली के, तो सरकार पे करती है उसको। तो ऐसी कुछ अनाप शनाप बातें करते रहे, आज तक कुछ नहीं मिला। तो ये तमाम बातें, कोशिश यही थी कि किस तरह से हम बदनाम साबित कर दें, लेकिन इन्हीं की एजेंसी, इन्हीं के अधिकारियों ने कहा कि नहीं ये कट्टर ईमानदार है, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, शिक्षा की आप बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी के पैरेलल आप फिर शराब भी उसी रफ्तार में बेचते हैं। शराब घोटाले ने डेंट तो लगाया है, अगर आरोप तय हो जाते हैं या नहीं होते हैं बात की बात है, डेंट लगाया है कि नहीं आप लोग? अच्छा, थोड़े आंकड़े पर हम बात करते हैं। और आप बताइए कि दिल्ली में कितने शराब की दुकानें हैं? अभी तो कब हुई है आप लोग के इसमें? यही तो हुआ था, कम हुई है। कम हुई है ना, तो दुकान कम हुई, लेकिन एक पे एक फ्री दे रहे थे ना। अच्छा, आप पीते हैं शराब? नहीं। आपके कोई जाने वाले पीते होंगे, कोई ना कोई पीते होंगे। कोई किसी को मिला है एक लेने गए थे, एक मिला? कोई एक आदमी जो खड़ा कर दीजिए कि मैं गया था और मैंने एक दिया, एक लिया। अरे ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, हो सकता है धमका के एक पे एक ले लिए होंगे कि एजेंसी हमारी है, ईडी हमारी, सीबीआई हमारी, एक पर एक नहीं दोगे। पिछले 1 साल तक तो लोग बताते हैं। लोग नहीं बताते हैं, ये मीडिया बता रही है। अरे कोई, मैं आज पे आपके चैनल पे कह रहा हूँ, यूट्यूब पे लोग देखेंगे इसको। कोई एक आदमी खड़ा होके कह दे कि मैं गया था और मैंने एक शराब लिया और एक शराब एक पे एक मिल गया। और अगर मान लीजिए पीने वालों को एक पे एक मिल गया, तो अब देखिए जो जिस तरह के कंज्यूमर, उसके लिए तो अच्छी बात थी कि उसको एक पे एक मिल गया और सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ गई। ये सारी कवायद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और मीडिया ने उसको चलाया। देखिए ये सारी चीजें कंट्रोल्ड हैं। वो जो विपक्ष ने बनाया वो बात अलग है, मैं ये पूछ रहा हूँ डेंट लगा आप लोगों को, भले कुछ भी हो, अब आगे क्या प्रूफ होता है? मुझे नहीं लगता अगर डेंट लगता तो फिर हम उसके बाद हमारा एमसीडी का चुनाव हुआ, हम चुनाव नहीं हारते, चुनाव नहीं जीते, फिर हार गए ना साथ के साथ। तो वो तो हम 14 में भी हारे थे, 19 में भी हारे थे, हम 24 में हारे। देखिए अलग अलग डायनामिक्स है दिल्ली में। दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। उनको ये लगता है कि दिल्ली में इंसाची चल रही है, केंद्र में वो मोदी जी को वोट करते हैं, और हमारे सभी नेता जेल में बंद थे। हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अरविंद जी 15 दिन के लिए बाहर आए थे, तो हमारी स्ट्रेटजी नहीं बन पाई, हमारे प्लानिंग नहीं हो पाए, हमारी योजना एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो इसीलिए, लेकिन आप देखिए हार का अंतर बहुत कम हुआ। पहले 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4 लाख वोट से हारे हैं। इस बार कहीं 80,000, 90,000 लाख वोट से हमारे लोग अलग अलग जगह पे चुनाव हारे हैं। लेकिन कब? जब सारे हमारे नेता जेल में बंद, तमाम तरह की गफलतें, तमाम तरह की चीज़ें, जब आपका नेता बंद तो आप मोरली थोड़े से डिस्करेज हो जाते हैं। तो कार्यकर्ता भी डिस्करेज थे कि हमारे नेता, जब अरविंद जी रहते हैं, मनीष जी बाहर रहते हैं, संजय, सारे नेता बाहर रहते हैं, तो कार्यकर्ता उत्साहित रहता है। तो तमाम प्लानिंग एग्जीक्यूशन उस तरह की नहीं हो पाई, परिणाम था। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जनता समझती है। आपको बताइए, मैं जिस विधानसभा का विधायक हूँ, वहाँ पे 2013 में पहली बार विधायक बना, वहाँ 27 दुकान थे और आज एक भी दुकान नहीं है। अब वहाँ कह दो कि घर घर दुकान खोल दिया तो लोग कहेगा ये बेवकूफ़ लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो गफलत फैला रही है वो टीवी में फैला रही है, वो दिल्ली की जनता नहीं बाई कर रही है, वो बाहर के हो सकता है लोग, जैसे आपने कह दिया कि भाई एक पे एक मिला,
अब आपको प्रूफ नहीं है कि एक पे एक मिला। लोगों ने आसपास के बताया, इसलिए मैं कह रहा नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता रहे हैं, कोई लोग नहीं बता। मैं कहता हूँ आप मुझे खड़ा कर दीजिए ना, किसी को बता दीजिए मुझे कि किस दुकान पे एक मिल रहा था, वो बता दीजिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव बनाया। अब उनके पास सारे संसाधन, उनके पास सारे लोग, मीडिया उनकी, फिर मीडिया कहती रही एक पर एक मिला, एक पर एक मिला, एक पर। शराब एक्साइज पॉलिसी में जितना बदनाम करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी के जरिए मीडिया ने किया है, मुझे लगता है कि समय आएगा तो उसका भी जवाब लिया जाएगा। ठीक है, अब चुनाव पे आते हैं। दिल्ली में 7 हाथ चुनाव लड़े कांग्रेस के साथ, लग गया घाटा हो गया, इसीलिए हरियाणा में रास्ते अलग कर लिए। नहीं, देखिए, दिल्ली नहीं, देश में इंडिया बना, और इंडिया इसलिए बना क्योंकि हम अलग अलग पार्टी मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आए। हम बीइंग अ पार्टी, हम एक दूसरे से असहमत हैं आइडियोलॉजिकली, लेकिन उसके बावजूद क्यों एकजुट हुए? और ये कोई पहला एफर्ट नहीं था, ये इमरजेंसी के टाइम में भी हुआ था कि सभी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा हुए, क्योंकि उनको लगा कि देश के संविधान और जनतंत्र पर एक कुठाराघात किया जाता है। उसी समय अभी सबको ये लगा कि इस देश के संविधान को, देश के जनतंत्र को, इस देश को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। तो हम एक दूसरे से असहमत होने के बावजूद हम एक प्लेटफॉर्म पर आए, चूंकि बात देश की थी। हम सब लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी से, अपने अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके हमें लगा कि ये लड़ाई देश बचाने की है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई इस देश के जनतंत्र को और संसदीय परंपरा को बचाने की लड़ाई है। तो हम मिल करके लड़े, और मुझे लगता है कि उस लड़ाई के साथ जनता भी खड़ी हुई, तभी 400 पार कहने वाले 240 पर आकर सिमट गए। लेकिन जब आप स्टेट में जाते हैं तो स्टेट की अपनी अपनी डायनामिक्स है। हम आज भी इंडिया का हिस्सा हैं। इंडिया का हिस्सा इसलिए है कि हम आज भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इस देश के जनतांत्रिक वैल्यू को ख़त्म कर रहे हैं, इस देश के संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, ऑपोजिशन ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए देश को कमज़ोर कर रहे हैं। तो हम हिस्सा हैं। पर जब स्टेट में जाते हैं तो स्टेट की अपनी डायनामिक्स हैं, स्टेट यूनिट की अपनी कंपल्सन्स हैं। तो कई बार हम एक दूसरे से उस कंपल्सन से सहमत नहीं हो सकते। फर्ज कीजिए कि मैं हरियाणा गया, आप अगला सवाल पूछेंगे कि हम हरियाणा गए, हरियाणा में हमने स्वास्थ्य गारंटी दी, हमने हरियाणा में शिक्षा की गारंटी दी, हमने बिजली गारंटी दी, हमने पानी की गारंटी दी, रोजगार की गारंटी दी। हो सकता है कि बाकी जो पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे इन सभी गारंटी के साथ खड़े ना हो सकता है, उनकी अपनी मैनिफेस्टो हैं। तब फिर मुझे लगता है हमने जो गारंटी दी है, हमें उस गारंटी के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल, उस गारंटी के साथ आप लोग जाना चाहते हैं, लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली अब की आसान नहीं है जीतना? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है कि दिल्ली में फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, और पहले से ज़्यादा मार्जिन से होगी। क्योंकि दिल्ली को लगता है कि जो नेता हमारे लिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया, जिस नेता ने हमें मोहल्ला क्लिनिक में सारा कुछ फ्री इलाज कराया, जिस नेता ने भाई बनकर के महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री दिया, जिस नेता ने बेटा बनकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराया, जिस नेता ने जहां पेंशन 1000 रुपये होती थी उसको 2500 रुपये किया, जिस नेता ने अभी वादा किया कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपये देंगे, वो नेता को लोग वहाँ प्यार करते हैं। वो तो हमारा नेता है, और हमारे नेता को जेल भेज दिया है। हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, इस बार जीरो की बारी बीजेपी की है। नहीं, अब की बीजेपी से खतरा आपको नहीं है? कांग्रेस से ज़्यादा दिख रहा है दिल्ली में? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, इस दिल्ली में ना तो कहीं बीजेपी दिख रही है ना कांग्रेस दिख रही है। दिल्ली में लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, और आम आदमी पार्टी को पहले से ज़्यादा आप वोटिंग परसेंटेज मिलेगी, और पहले से ज़्यादा सीटें आपको देखने को मिलेगा। संविधान बचाने की भी बात हो रही थी लगातार। बीजेपी भी कह रही है कि चुनी हुई सरकार काम कर नहीं पा रही है, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप दिया कि सरकार गिरनी चाहिए। हाँ, तो यही मंगराल के हसीन सपने हैं। ऐसे तो हरा नहीं सकते, तो चोर दरवाजे से कोशिश कर लो भाई। ऐसे 3-3 बार लड़े, मुखी खानी पड़ी, तो कानून बना के केंद्र में हमारी शक्ति को छीन के बीजेपी को दे दिया। अब कहते हैं अब राष्ट्रपति इनका अपना है, तो वहाँ जाके कहे कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। तो इसका मतलब है कि तुम आमने सामने नहीं लड़ सकते, तुम आंख में आंख लगाकर चुनौती नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है कि हमें दिल्ली में चुनौती दे पाओ, तो चोर दरवाजे से कोशिश कर रहे हो, कोशिश करते रहे। अच्छा, फिर जहाँ जाते हैं आप, गुजरात गए, हम लोग गुजरात कवर किए, आप लोग का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, सीटें नहीं आई, लेकिन वोट आपको कहीं ना कहीं अच्छे मिले। आप लोगों ने पंजाब में सरकार बना ली, हरियाणा में भी जहाँ तक लग रहा है कि ठीक ठाक प्रदर्शन रहेगा, लेकिन फ्री की रेवड़ियाँ हर जगह क्यों? वही एक
मुझे लगता है कि देखिए ये जो फ्री की रेवड़ी है, ये एक तरह से आप गाली दे रहे हैं जनता को। हम्म, ये देश हम ये आपके विपक्षी बोलते हैं, नहीं, उन्हीं को हम ये बोलता कह था। रहे हैं, मतलब जो कोई भी कह रहे हैं, हम्म, हम वेलफेयर स्टेट हैं। हम्म, वेलफेयर स्टेट होने का मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार का लाभ पहुंचाएं। देखिए अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जिस सरकार को जनता चुनती है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी योजना में ज़्यादा जगह उसको दे जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। और हम गरीब को अगर मान लीजिए बिजली फ्री दे दी, शिक्षा फ्री दे दी, स्वास्थ्य फ्री दे दी, तो ये रेवड़ी हो गया। और एक दिन में कॉर्पोरेट टैक्स 1% कम करके 1.5 लाख की रेवड़ी आपने व्यवसायियों को दे दी, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। हजारों करोड़ रुपए लेकर के व्यापारी भाग गया, कोई नहीं पूछ रहा है। आए दिन आप सब्सिडी सभी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देते हैं, उस पर कोई नहीं पूछ रहा। फर्ज कीजिए हम दिल्ली में सारी और हम जो वेलफेयर स्कीम्स में जो सब्सिडी काउंट कर लीजिए, 4,000 करोड़ पार नहीं करेगा। लेकिन 12 लाख करोड़ का चूना इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस देश के लोगों का लगाया। कोई नहीं कहता कि फ्री की रेवड़ी आपने उनको दे दी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का बायस्ड ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन नकारे लोगों का है जो दे नहीं सकते। हमने फ्री दी, पर हम दिल्ली सरप्लस स्टेट है, और ऐसा नहीं है ये मुझे बरदान में मिला था। हम डेफिसिट स्टेट थे, 27% की डेफिसिट थी जब हम आए थे। आज हम फ्री की, आप जो कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, और हम सरप्लस हैं। तो हमें सरकार चलाने आता है, हमसे आके सीखो ना सरकार कैसे चलाया जाता है। हम घाटा बढ़ा के नहीं कर रहे। हाँ, मैं मानता हूँ ये तब बुरा है जब आप सरकार पर बोझ बढ़ा बढ़ा करके आप ये रेवड़ी दे रहे हो। अगर सरकार को मैनेज करके दे रहे हो तो मुझे लगता है ये और देना चाहिए गरीब को। गरीब को पैसा, देखिए मुझे लगता है कि इस मॉडल को समझने की भी जरूरत है। अरविंद केजरीवाल, आज दिल्ली के जीएसटी सबसे ज्यादा, दिल्ली की इन्फ्लेशन सबसे कम, दिल्ली की सेविंग सबसे ज्यादा। क्यों? इसलिए कि एक गरीब को अगर 10,000 रुपये बचा दिया हमने, तो 10,000 रुपया लेके सीधे मार्केट जाता है, तो मार्केट मजबूत होता है। मार्केट मजबूत होता है तो फिर प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, और उसी 10,000 का फिर हम 30% टैक्स ले लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स, वो 3,000 हमारे पास आ जाता है। मनमोहन सिंह जी ने जब मनरेगा लाए थे तो ये सोच के ना कोई डेवलपमेंट होगा, ये सोच के लाए थे कि अंतिम व्यक्ति का पैसा कैसे पहुंचेगा ताकि वो पैसा फिर मार्केट में आए। तो हमने जो मॉडल बनाया है, जिसको फ्री की रेवड़ी ये लोग कह रहे हैं, हमसे सीखो और इस देश की इकोनॉमी को मजबूत करो। बिल्कुल, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार चलाना आप लोग को आता है, लेकिन उस सरकार के ऊपर तो एलजी साहब बैठे हैं, हमेशा आप लोग की लड़ाई उन्हीं से चलती हाँ, है। मैंने कहा ना कि हम एक्टिविज्म से पॉलिटिक्स में आए, और हमें रोज एक्टिविज्म फिर करनी पड़ रही है, पर हमें लड़के काम कराना आता है। हमें इनके गिरेबान पकड़ करके कैसे काम वो हमें आता है, हम कर लेते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर एलजी साहब दिल्ली के एलजी होते, देखिए बड़ा ही आश्चर्य है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट जो है सैक्रोसैंक्ट पोस्ट है, राइट। आप जब एलजी बनते हैं तो आप किसी व्यक्ति के नहीं हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं, आप दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आपको दिल्ली के भलाई में फैसले लेने चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये कहते हुए कि एलजी पोस्ट पर बैठा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बन के काम कर रहा है। हर हमारे अच्छे काम को रोकने की कोशिश और हर बुरे अफसर्स को हमारे पास लगाने की साजिश ये एलजी साहब करते हैं। अब देखिए एलजी साहब के पास, दिल्ली में जो एलजी होगा उसके पास पुलिस होगी, उसके पास डीडीओ होगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरे हालात हैं। आप कह रहे हैं ना घर घर शराब, घर शराब खुल गया है, घर घर नकली शराब बिक रहा है। जिसको रोकना किसका काम था? पुलिस का काम था, नहीं कर रही है। आए दिन अपराध की घटना देखिए, कभी आपने देखा कि एलजी साहब पुलिस की मीटिंग कर रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, या किसी नकली शराब का जो बेच रहा है उसको दुकान में पकड़ने चले गए? कभी नहीं देखे होंगे आप। कभी आपने देखा डीडी का अधिकारी के साथ घूम रहे हैं और ये जो दिल्ली की मेस हो गया है, अनथराइज्ड कॉलोनी कट रहे हैं, उसको रोक रहे हैं? नहीं देखे होंगे। क्या करते हैं? रोज हमारे जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी को लेकर घूमते रहते हैं, हमारे एसोसिएशन अधिकारी को लेकर घूमते रहते हैं, हमारे फ्लड इरीगेशन अधिकारी को लेकर घूमते रहते हैं। मैं विधायक हूँ, मेरे यहाँ फ्लड इरीगेशन सड़क बना रहा है, मैं इस दिन को फ़ोन करता हूँ, कहाँ हो जाए, एलजी साहब साथ घूम रहा हूँ। अब एलजी को बेचारे उसको पता ही नहीं है दिल्ली में अनथराइज्ड कॉलोनी में काम क्या होना चाहिए। फिर वो अधिकारी कुछ भी फीड कर देता है और उस पर दिल्ली को मैस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एजेंट बन के, आपने सुना कभी दिल्ली के एलजी अपनी सरकार के खिलाफ आर्टिकल लिख दे? उनको ये भी नहीं पता है कि मैं हूं कौन। वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी से निकल ही नहीं पा रहे। अपनी सरकार, जिस सरकार का मुखिया है वो, उस सरकार के खिलाफ उन्होंने चिट्ठी लिख दी, आर्टिकल लिख दिया, एक प्रीमियर न्यूज़पेपर में छपा वो। इससे बड़ा दुर्भाग्य और दिल्ली का क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली का दुर्भाग्य है
कि दिल्ली का एक ऐसा एलजी मिला जो दिल्ली की भलाई नहीं सोच रहा, वो भारतीय जनता पार्टी का एक प्यादे की तरह काम कर रहा है। दिल्ली का दुर्भाग्य ये भी है, तमाम आरोप आप लोग पे लगते हैं कि घुसपैठिए आते हैं, शरण आप लोग दे देते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रखते हैं, फिर आधार कार्ड बनवा देते हैं। अच्छा, बड़ा आश्चर्य है, दिल्ली पुलिस, यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी हमारे तो समझ में आता कि हम अपनी पुलिस को नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस हमारा नहीं, घुसपैठिए आता है, दिल्ली में घुस गया, बॉर्डर पार करके आता होगा, तो सारी एजेंसीज, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी सब केंद्र सरकार के पास है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे, वो पार करके जाता है, दिल्ली पुलिस उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसको। अरे वाह, जिस पुलिस की जिम्मेदारी आइडेंटिफाई करने का है घुसपैठिया कौन है, क्रिमिनल कौन है, वो नहीं कर रही है। मैं विधायक हूं, मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि घुसपैठिया, इसको राशन कार्ड बना दो। क्या मजाक है। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री थोड़ा फेल हो गए हैं। प्रधानमंत्री अब इस देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, अभी देश के लिए खतरा बन चुके हैं, अब इनको छोड़ देना चाहिए। फेल आप लोग भी हो गए थे स्वाति मालीवाल मामले में। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और कई बार अलग अलग लोगों के अलग अलग एम्बिशंस हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे पहले भी हुआ। हमारे कपिल मिश्रा हमारा मंत्री हुआ, पता नहीं क्या ही क्या आरोप लगाया, बाद में कोर्ट ने माफ़ी भी मांग ली। भाई उसने कहा कि हमने हमारे सामने पैसा लेते देखा, कोर्ट ने कहा हमने डिफेमेशन किया, डिफेमेशन हो गया, फिर जाकर के माफ़ी मांग ली। तो अपनी अपनी एम्बिशन के लिए लोग बहुत सारे काम करते हैं, समय आएगा जवाब मिल जाएगा उसका। नहीं, माफ़ी तो सभी वक्त पे मांगते हैं। केजरीवाल साहब ने भी तमाम बार मानहानि के मामले में माफ़ी मांगी है। लेकिन मुझे बस इतना जानना है कि आपके ही उसमें रह के, पार्टी में रह के, जो कुछ भी हुआ वो अंदर की बात, आपकी पार्टी में रह के इतना मुखर होकर अगर बोल रही हैं, तो आप लोग फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? अगर सही हैं आप लोग तो। नहीं, एक बार बताइए, राज्यसभा में खड़े होकर वो बोल रही हैं। तो हम एक्शन क्या लेंगे? हम राजपाल से हटा दें उनको? नहीं हो सकता, संवैधानिक तौर पर संभव नहीं है ये कि हम राजसभा बना दिया अगर, तो विड्रॉ करने की कोई उसमें प्रोविज़न नहीं है। नहीं, वो तो पता है तो विथड्रॉ अब करने का हाँ, प्रोविजन तो नहीं अब है। एक बात बताइए, मैंने आपको उदाहरण दिए कि ये पहली नहीं है, इससे पहले भी दो चार लीडर हमारे पार्टी में इस तरह की अनाप शनाप आरोप लगाया, लेकिन वो कहाँ है आज अता पता ही नहीं है उसका। हम अपना नहीं, काम वही कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये आगे भी ऐसा होता रहेगा। किस व्यक्ति का क्या एम्बिशन है और वो एम्बिशन फुलफिल नहीं होने पर वो क्या कर सकता है, हम ये दम नहीं भरते कि हमारे पास जो आ गया हमने उसको स्क्रीन कर लिया और वो ज़िंदगी में गलत हो ही नहीं सकता। हो सकता है गलत, हाँ, इसी सोसाइटी का प्रतिनिधि पॉलिटिकल पार्टी भी है। उन्हीं के आसपास के लोग कह रहे थे कि राज्यसभा छीन रहे थे क्योंकि अभिषेक मनु सिंह को भेजना था इन्हें राज्यसभा। अब अभिषेक मनु सिंघवी जी को राज्यसभा भेजने के लिए हमारे पास और भी जगह थी, उनको छीनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से राज्यसभा के मेंबर हैं। ये जो अनाप शनाप डिबेट चलाने की कोशिश करे, वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये नैरेटिव बना करके फिर अगेन डिफेम करने की कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, छोटे मोटे हादसे हमारे साथ अलग अलग पार्टियों होते रहते हैं, हर जगह होते हैं। और ये आगे भी होते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़ा एम्बिशन है उस पर आपको किस तरह काम करना चाहिए, उस पर फोकस रखना चाहिए, और हम उस पर फोकस्ड हैं। थोड़ी बहुत गलतियां हुई कि देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए राज्यसभा जो आपके काम आ सके। हरभजन सिंह को चुनकर गलती हुई भाई, या सदन में आते नहीं, सवाल पूछते नहीं, कमेंट्री में भी जी। देखिए, मुझे लगता है कि राज्यसभा या लोकसभा इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और हमें लगता है कि सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो हमारी कोशिश थी कि खेल की रिप्रेजेंटेशन भी हो, ताकि खेल की बातें वहाँ पे हो और वो खिलाड़ी कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम खेल का जिम्मेदारी ऐसे लोग जो कभी बल्ला ही न पकड़ा हो। भाई बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन होगा? तो अमित शाह का बेटा होगा, क्या नाम है उसका, जैसा होगा। अब तो लोग तो जानता नहीं जैसा कौन है। एक दिन में बॉल फेंकते देखा तो बेचारा बॉल भी ठीक से फेंक नहीं पा रहा है, पर बीसीसीआई का अध्यक्ष है वो, और आईसीसी के बड़ा अधिकारी बन गया। तो मुझे लगता है, लेकिन अगर खिलाड़ी होगा तो खेल का भला करेगा। ऐसे लोग होंगे तो सट्टेबाजी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, खेल का भला नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि हमारी कोशिश है कि खेल की रिप्रेजेंटेशन हो। कई बार हो सकता है जो हम जिस इंटेंट से भेज रहे हैं उस इंटेंट पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा हो, पर मुझे लगता है कि अब वो समय निकाल रहे हैं और राज्यसभा में जाकर सवाल भी पूछ रहे हैं, क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। कुछ सीखते सीखते लोग सीखता है, एक दिन तो नहीं सीख सकता ना। ठीक, जम्मू जाएंगे आप लोग चुनाव लड़ने? लड़ रहे हैं चुनाव, हमारे कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, और अच्छा कर रहे हैं। क्या प्लान है जम्मू के लिए आप लोग का? क्या प्लान? 370 वापस लाना? हमने तो उसके अगेंस्ट वोट किया था, अगर आपको याद हो तो। वो याद है, लेकिन अब तो इंडिया गठबंधन में ना। नहीं, देखिए, गठबंधन में पहले कहा कि हम
गठबंधन का ऐसा मतलब नहीं है कि हम सारी बातों से सहमत हैं, हम असहमत हैं एक दूसरे से, लेकिन ये इंडिया क्यों बना? ये इंडिया इसलिए बना कि तमाम असहमति के बावजूद देश बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जनतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई देश को कमजोर करेगा, संविधान को कमजोर करेगा, डिसेंट वॉइस को खत्म कर देगा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर हम सब अपने अपने आइडियल से ऊपर उठ के जाएं। इसलिए हम आइडियल से ऊपर उठ के जाए। जरूरी नहीं है हम सारी बातों में हमारी सहमति है, बहुत सारी बातें हमारी असहमति है जो रहेगी। उत्तर प्रदेश में आप लोग फिर इतना सक्रिय क्यों नहीं हो रहे? पिछले चुनाव के अलावा अगर आप देखो तो उतना सक्रिय, आप क्या इतने बड़े नेता आते हैं संजय सिंह वहाँ से, लेकिन उन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में आप सक्रिय नहीं होते हैं जिन मुद्दों पे आप लोगों को माइलेज मिल सकता है। अब मोदी जी की तानाशाही से आज़ादी मिल जाएगी तो सक्रिय हो जाएंगे। वही 5 साल में तो हमें मोदी जी की तानाशाही का शिकार होना पड़ा है। आधे नेता को जेल में बंद कर दिया, आधे को काम नहीं करने दे रहे थे, उलझे हुए। आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पे डेंट लगा दिया उनको 24 में। हाँ, सच सच बोल दिया था। कहाँ से आई थी खबर? नहीं, आपको भी खबर होगी। हाँ, आप जाइए। थी, लेकिन आई कहाँ से थी? नहीं तो जो खबर जहाँ से खबर आपको निकलता है जेल से तो ये बोलता है ना कि हम दिल्ली में आ गए वापस, पहला बयान योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। अब देखिए, ये खबर आपको भी थी पर आप चैनल पे नहीं बोल सकते, बिकॉज वो बहुत बदमाश लोग हैं, वो परेशान करेंगे। ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो ये कान कान सब बोल रहे थे भाई। अब आप किसी बीजेपी, आप कवर करते होंगे, किसी बीजेपी के नेता के पास जाते उत्तर प्रदेश में तो कहता कि नहीं, अगर इस बार आ गया ना तो योगी को हटा देगा। अरविंद जी ने उसी बात को माइक से कह दी, बस इतना ही फर्क था कि जो बात लोग कान कान में कह रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि 75 साल में नरेंद्र मोदी जी हट जाएंगे तो किसको बनाएंगे? तो अमित शाह को बनाएंगे। तो ये बात अरविंद जी ने कह दी, जो सच थी वो बयां कर दी। तो आपको लगता है उसका फायदा आप लोग को मिल गया, इंडिया गठबंधन को? मुझे लगता है कि लोग जो ये बात पहले कानो कान कह रहे थे, पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया, वो पब्लिक डिबेट में आ गया, और फिर लोगों को लगा नहीं, बोलते सच रहा है। तो फिर जो अपने जिस नेता से प्यार करता है वो उस नेता के लिए खड़ा हो गया। अब आते हैं कुछ ऐसे सवालों पर जो कि शायद चुप भी जाएं। लगातार एक व्यक्ति आप लोगों के खिलाफ बोलते रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई ईमानदार नहीं है इस पार्टी में, नाम कुमार विश्वास है। मुझे लगता है कि कुमार विश्वास, हम लोग शुरू से साथी रहे, मेरे भी बड़े भाई रहे हैं, लेकिन वो भी एस्पिरेशन के शिकार हो गए, और गलत एस्पिरेशन गलत टाइम में लोगों को हो जाता है। और कई बार मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए कि कुछ चीज़ मिलना है और आपको नहीं मिला तो मन में कुंठा हो जाता है। हाँ, मन में कुंठा रह जाती है, और जब कुंठित हो जाते हैं तो क्या बोल रहे हैं आप, वो आपके जहन में नहीं रहता। तो कुंठित व्यक्ति का ये सब बयान है, वो चलती रहेगी। सच्चाई वो भी जानते हैं। नहीं, उन्होंने तो कहा कि मैंने अमानतुल्लाह के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको मुस्लिम वोट चाहिए था, निकाल दिया बाहर। चलो, हाँ, तो गलत आवाज़ नहीं उठानी चाहिए ना। और अमानत से आपकी नहीं बनती तो आपके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो ठीक बात नहीं है भाई। आपकी नहीं, मेरी पार्टी में तो किसी से ना बनती हो तो ना बनती हो तो नहीं रहे पार्टी में, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अब गलत चीज़ की आवाज़ उठाओगे तो गलत ही होगा ना, नहीं होना चाहिए। क्यों उठा रहे अमानत के खिलाफ आवाज़? भाई वो जब काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लोग उसको अपना नेता मानते हैं, क्षेत्र के लोग बहुत पसंद करते हैं, 80-70 हज़ार मार्जिन से जीत के आता है। तो देखिए, जब हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में जनता मालिक है, और जनता जो निर्णय लेती है पॉलिटिकल पार्टी को असहमत हो तो ये मानना चाहिए। भाई हम प्रधानमंत्री से असहमत हैं, वो तानाशाह है, मैं मानता हूँ, पर प्रधानमंत्री मेरे हैं, जो जनता ने उसको चुना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की आपको पसंद ना हो तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ये संभव नहीं है, होता नहीं है। केजरीवाल साहब के घर जाते होंगे, आरोप तमाम लगे, कैसा बना है वाकई में? वैसे अच्छा, एक बात बताइए आप कि वो अरविंद केजरीवाल जी का घर है, वो सीएम आवास। सीएम आवास अरविंद केजरीवाल के कहने पे नहीं बनेगा। उनके इंटरनल सिक्योरिटी को, तमाम चीज़ों को, ये सरकारी बिल्डिंग है ना, सरकारी बिल्डिंग है तो वो अधिकारी तय करेगा, सिक्योरिटी के हिसाब से तय करेगा। और बहुत लैविश बना तो क्या मानते हैं हम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे? कल जो बनेगा उसका घर हो जाएगा वो। अब मान लीजिए अभी राष्ट्रपति भवन बना है, कितने बना है आइडिया आपको? अरबों, 275 करोड़ में। तो मैं क्या कहूँ कि वो उनका घर है? प्रधानमंत्री घर बन रहा है नया वाला, कितने बना है? 275 करोड़ में। क्या बोलो, नरेंद्र मोदी जी घर है? वो लोग कहते हैं कि हमने तो ये कभी कहा ही नहीं ना हम अच्छे घरों में नहीं रहेंगे। नहीं, साहब ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, 2 कमरा चाहिए, गाड़ी भी नहीं। तो एक बार बताइए, उनकी बिल्डिंग का छत टूट रहा था,
तो टूटते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कब सर पे लगेगा। भाई घर तो बनेगा ना। मतलब ये क्या डिबेट है, ये क्या डिस्कोर्स है? आप हम जो काम कर रहे हैं उस पर बातें नहीं करोगे। अगर सीएम अपना घर बनाए होते मान लीजिए तो अपराध होता, आप जेल में बंद कर देते कि भाई सीएम सीएम रहते इतना पैसा कमा लिया कि घर बना लिया। अरे सीएम हाउस बनाया भाई। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी था, छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री का आवास बना तब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। और रमन सिंह ने जो बाद में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, और वो 225 या 27 करोड़ का, ये तो 30-40 करोड़ का खर्चा हुआ है यहाँ पे। और दिल्ली है, दिल्ली थोड़ा महंगा भी है, वो तो 227 करोड़ का घर बना है। तो मैं किसका घर मानूं? रमन सिंह का घर मानूं, भूपेश बघेल का मानूं, या अभी जो साहब मुख्यमंत्री बने उनका मानूं? तो भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल का घर है, यानी जब तक अरविंद केजरीवाल रहेंगे वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो खुद ही जब मान चुकी है तो मैं क्या ही कहूँ। कोई भी सरकारी घर पे इस तरह का कवायद, इसका मतलब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए अगर आप ये मुद्दा बनाते हैं तो इससे ये साबित होता है कि आपके पास दिल्ली में नेगेटिव और कहने का या ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे लोगों के पास, लोगों को लगे कि नहीं गलत हुआ है। तो अनाप शनाप मुद्दे बनाते हैं। आप लोग का विजन कट एंड क्लियर है, कांग्रेस को खत्म कर देना है? नहीं, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हमारा विजन है कि ये देश, अरविंद जी कहते हैं कि विश्व का नंबर 1 देश कैसे बनेगा। हमारा हमारा विजन ये है, हमारा सोच ये है कि हर बच्चे को क्वालिटी शिक्षा कैसे मिलेगी। हमारा विजन ये है कि क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिलेगी। हमारा विजन ये है कि नौजवान देश है, ये लोगों को रोजगार कैसे बनेगा। हमारा विजन है कि देश का संविधान, जनतंत्र कैसे मजबूत होगा। हमें नहीं, किसी से कंपेयर मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था, गुजरात में आपने कांग्रेस को वो सीटें हराई जहां से कांग्रेस जीत सकती थी, पंजाब में भी यही हुआ, तो आप कांग्रेस के लिए ही परेशानी खड़ी कर दे रहे हैं अलग अलग राज्यों में। पता नहीं, अभी मैं टीवी बैठा ये हुआ कांग्रेस था। वाले भी कहते हैं। हाँ नहीं, अभी मैं टीवी बैठा हुआ था और आप भी एनालिसिस की, तो लोग कह रहे हैं हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, शहरी वोट पे बीजेपी को नुकसान होगा, गांव के वोट में कांग्रेस का नुकसान होगा। अच्छा। तो ये जो, देखिए ये एक गलत फहमी है पॉलिटिकल पार्टियों को कि ये मेरा किला है, ये मेरा वोट है, ये उसका वोट है। हम लोग दिल्ली में पहली बार लड़ रहे थे तो हमें कहा गया कि ये 22 सीट कांग्रेस का अखाड़ा, आज तक कभी हारे नहीं, कभी नहीं हार सकती। क्यों नहीं? यहाँ पे माइनॉरिटी वोट है, यहाँ पे दलित वोट है, सब उनके हैं। ये जो 18-20 सीट हैं, ये 18-20 सीट तो बीजेपी का पक्का है, इसलिए कि फॉरवर्ड वोट है, फलाना चलाना तमाम तरह की चीज़ें गिनाई। तो हमें हमारे जगह 17-18 सीटें बन रहा था, तो 2-4 सीट जीतेंगे ये अंदाजा था, या नहीं जीतेंगे। पहली बार में कौन जीतता है अंदाजा था। लेकिन जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो 70 में 67 सीट जीत कर आ गए, सबका किला खत्म हो गया। तो ये जो गलत फहमी है ना, ये मेरा वोट है, ये इनका वोट है, ये वोट ले लेंगे उनका नुकसान हो जाएगा, ये वोट। अब हरियाणा में दोनों पार्टी कह रही है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि देखिए शहर को लोग पसंद करते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, गाँव को लोग पसंद करते हैं तो कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। तो ये आपने जो जिक्र किया, ये हमारा वेट के हमारा देश की राजनीति जाति पर चलती, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव यादव की राजनीति करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, कांग्रेस मुसलमानों की राजनीति करती है, ये फैक्ट है। अरविंद केजरीवाल किसकी राजनीति करते हैं? क्लास राजनीति करते हैं, गरीब और अमीर की। मुझे लगता है कि गरीबों को ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए और अमीर को उससे अपने आप फायदा मिल जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि हिंदुत्व की तरफ झुक रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कराना हो राम मंदिर के वक्त। अच्छा एक बात बताइए, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं चालीसा पढ़ता हूँ, तो कल तक आप कैमरा लेके नहीं जाते थे, और आज हम चालीसा पढ़ने लगे तो आप कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। एक बात। दूसरी बात कि पता नहीं क्यों बीजेपी ठेकेदार बन गया धर्म का। तो ये कोई पूछ रहा है आपको हनुमान चालीसा आता है? और वो शहजाद पूनावाला है बीजेपी प्रवक्ता, वो शिव स्तुति रट के आते हैं, कहते हैं मैं सनातनी हूँ। तो ये जो सर्टिफिकेट भाजपा देने लगी, ये मुझे समझ में नहीं आती है। तो कई बार भाई आप कहेंगे भाई आपको हनुमान चालीसा आता है, मैं कहूँगा हाँ आता हूँ, बताइए मैं सुना दूंगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी रिलीजन को डिस्कोर्स में ला करके ये कवायद करने की कोशिश की। तो मैं ये धागा पहनता हूँ, तो आप, मैं नहीं कहूँ कि हाँ नहीं मैं नहीं पहनता हूँ, मैं जाता हूँ। अभी जो ये मेरी आस्था है, उसमें जो मेरी, जिस धर्म में जिसकी आस्था है, इस देश के संविधान ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी रिलीजन को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। हाँ, हम उसको ना रोकें, लेकिन सबको, मुझे अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो आप कह दीजिए हिंदुत्व है, तो मैं क्या मुसलमान को गाली दे रहा हूँ? क्या मैं क्रिश्चियन को गाली दे रहा हूँ? कि इनके तरह नहीं दे रहा हूँ। हम सबको कह रहा हूँ, हम सब में जाते हैं। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि जाति की राजनीति आप नहीं करते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा डिस्कोर्स और डिबेट है, इसमें कोई दो बात नहीं है इसमें कि बहुत सारी जातियां जो गरीब रही वो गरीब ही रह गई, उनको मेन स्ट्रीम में आने का मौका नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि
ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि वो मेन स्ट्रीम में कैसे आए, उसके तरीके क्या होंगे, उसकी कोशिशें क्या होंगी, वो केवल पॉलिटिकल डिबेट डिस्कोर्स में ही ना रह जाए, वो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो इस पे प्रयास तो होना चाहिए। तब तक देखिए, आज मान लीजिए सबको क्वालिटी शिक्षा दे देते, सबको रोजगार के अवसर बराबर दे देते, तो शायद ये कवायद नहीं उठती। कवायद क्यों उठ रही है कि क्लास डिफरेंसेस तो हो गया ना, एक पर्टिकुलर जाति के लोग इसलिए पीछे रहे कि उस जाति से हैं वो, और एक जाति के लोग इसलिए आगे बढ़ गए कि पर्टिकुलर जाति के लोग हैं वो। तो फिर अगर आपको होमोजेनस बनाना है, इसको बराबर बनाना है, तो उसको जगह तो देना पड़ेगा ना आपको। अब उसके तरीके क्या होंगे, इस पे बात मैं एक बात और मानता हूं कि ये केवल पॉलिटिकल डिबेट नहीं होना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जातिगत जनगणना में क्या एक तरफ हिंदू जातियों में आएंगे, मान लीजिए ब्राह्मण, झा साहब, यादव जी, ठाकुर साहब, ये सब जिले हैं, मुसलमानों का एक ही आप लोग जाति बनाएंगे, या फिर उनमें भी अंसारी इतने, सैयद नहीं, इतने? सबकी होनी चाहिए। देखिए, जो भी उसमें भी, जो मान लीजिए सैयद अगर प्रिविलेज, अगर मान लीजिए सफरर है, अगर अंसारी सफरर है, उनके अलग अलग जो दुनिया, अगर सफरर है, जो भी सफरर है, हमारी कोशिश जातिगत जनगणना के बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सफरर जातियां हैं वो मिनिस्ट्री में कैसे आएगी, इसके लिए ईमानदार प्रयास करने की जरूरत है, केवल पॉलिटिकल कवायद के सिवाय। ठीक है। महाराष्ट्र का क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, अभी आज हमारी पीएससी की मीटिंग हो रही है, और ये सारे हमारी जो अपेक्स जो हमारे लीडर्स हैं, हमारा सबसे अपेक्स बॉडी है पीएससी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है हमारी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो हमारी है, वो बैठ के तय करेगी। और मुझे लगता है कि जो तय करेगी उस पर मैं अकेले इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि हम कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये सारी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप तय करेगी। अच्छा, मान लीजिए आगे अभी भी आप इंडिया गठबंधन बना रहेगा, फिर चुनाव होंगे, तमाम ऐसे भी कवायद लगाई जा रही, कभी भी चुनाव हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री वाला चेहरा कौन होगा? अरविंद केजरीवाल होंगे कि नहीं? अब हमसे पूछेंगे तो मैं तो अरविंद केजरीवाल जी को होना चाहिए, लेकिन जब ये अलायंस बनता है तो ये मैं क्या चाहता हूँ इस पर चीज़ें तय नहीं होगी। पूरी सभी पार्टियां मिलकर क्या तय करती हैं ये उस पर निर्भर करता है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, क्या सोच रहे हैं आप लोग? संशोधन होना चाहिए या फिर नहीं? मुझे लगता है कि ये संशोधन बिल के पीछे बीजेपी की इंटेंशन ठीक नहीं है। बीजेपी इसलिए संशोधन लाना चाहती है ताकि जमीनों पर कब्जा करके फिर सर बड़े बड़े अदानी अंबानी को दे दिया जाए। वो भी तो वही संजीव जी कर रहे हैं ना? नहीं, कैसे कर रहा है बताइए मुझे। उनको आके दावा कर दे कि हमारी जमीन, हम कहाँ जाएंगे? ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल में नहीं ऐसे दावा नहीं कर सकते कि आपकी जमीन है। बक की जमीन है, बक की जमीन जो भी है वो बक के कंट्रोल में है, और उसकी सारी डिटेल्स हैं, सारी उसकी अपने रूल एंड रेगुलेशन, मतलब सब इकट्ठा है, उसका सारी जानकारी है, कौन से जमीन उसकी, कौन सी जमीन उसकी नहीं है, या जिसको दिया जाता है उसका, वो अपनी सारी उसकी अपनी एक चीजें तय की गई है। केंद्र सरकार, अब बताइए ना, कहते हैं कि भाई इसमें जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी के लोग होंगे, बाहर के लोग भी हो सकते हैं। ये सब कवायद करके, जमीन कब्जा करके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देने की साजिश है। ये पार्टी ही व्यापारियों की, वो भी सब व्यापारी को भला नहीं करनी है, अदानी अंबानी की पार्टी है ये। तो ये अदानी अंबानी को कैसे मजबूत किया जाए, उसी का के लिए 500 साल काम नरेंद्र मोदी करते हैं। तो अब नज़र उनको जमीन में पड़ गई कि ये जमीन, देखिए बाकी सारा जमीन तो बेच दिया भाई, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे की प्रॉपर्टी बेच दी, बीएसएनएल की प्रॉपर्टी बेच दी। एक भी ऐसी वो एक किसी कवि ने लिखा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत कपूत हो जाए तो भी धन संचय मतलब बर्बाद कर देगा, और जब पूत सपूत है तो भी धन संचय वो कमा लेगा वो। तो ये कपूत निकल गए, ये सारा जमीन बेच दिया, अब एक बक की जमीन बची है, अब उस पर नजर पड़ी है, उसको भी बेच देंगे। तो फिर क्या अडानी और अंबानी के प्रोजेक्ट आप लोग दिल्ली और पंजाब में नहीं लेंगे, हरियाणा में नहीं लेंगे? मैं ये कतई नहीं कहता। देखिए, मैं जब अडानी अंबानी का, मैं व्यापार का थोड़ी विरोध कर रहा हूँ। लीगल तरीके से काम करें, कॉम्पिटिटिव तरीका होना चाहिए। अब एक बताइए कि अदानी को अचानक चला कि मुझे एयरपोर्ट में जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री को कहा जी मुझे एयरपोर्ट कैसे मिलेगा? तो बोला जी देखो, एयरपोर्ट तो अब लॉ ये था कि एयरपोर्ट तभी मिलेगा आपको जब आपका एक्सपीरियंस हो कि आपने कभी एयरपोर्ट पे काम किया हो, और एक व्यक्ति को, एक कंपनी को एक ही एयरपोर्ट मिलेगा। तो तुमको एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा अरे एक कमेटी बनाओ। कमेटी का नहीं, कोई एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक आदमी कितना भी ले सकता है भाई। रातों रात सारा एयरपोर्ट अदानी का। एक एयरपोर्ट था मुंबई का जो मिल गया जीबी के पावर को, उसके बाद बोला भाई एक तो रह गया, तो क्या करें? अच्छा रुको, वो भी चाहिए तुमको। अगले दिन ईडी का रेड हो गया उसके पास, फिर 2 महीने में कहा जी ये भी एयरपोर्ट अदानी ले लेगा। ऐसे थोड़े होता है। ठीक है।
राहुल गांधी, एक प्रकार से देख लीजिए तो आपके अलायंस का नेतृत्व कर ही रहे थे वो। जिस तरीके से बयान दे रहे हैं अमेरिका में जाके सिखों को लेके, जिस तरीके से बयान देश को लेकर दे रहे हैं, जायज है दुनिया में खड़े होकर इस तरीके से बोलना। वहाँ के नेता आते हैं तो वो तो बुराई नहीं करते अपने। अच्छा, मैं बदले में एक सवाल आपको पूछता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि अपने दुश्मन देश के प्रधानमंत्री के यहाँ केक काटने पहुंच जाए? तो आप लोग क्या को तो ये अलग लाइन से नहीं, चलना है ना। अब सुनिए ना, मीडिया कभी क्यों नहीं सवाल पूछती? देश में पहली बार ऐसा हुआ 75 साल में कि आईएसआई हमारे यहाँ आकर के जांच करे। जिस जो आईएसआई दिन रात हमारे खिलाफ साजिश करती रहती है, देश को खत्म करने की कोई ऐसा उपाय नहीं हो जो उसने ना किया हो, उसको आपने अपने यहाँ बुला लिया। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो मुझे लगता है कि अब ये तमाम, अब इनके पास कुछ भी नहीं कहने को है, तो कुछ भी नहीं कहने को है तो बजी कौवा कान लेके जा रहा है तो कौवा कान लेके गया, उस पर डिबेट करा दो। और मीडिया के लोग दिन रात कौवा कान लेके गया, को ना कान देखा ना कौवा को देखा। तो ये सही बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री 10 साल देश के प्रधानमंत्री हैं। इस 10 साल में देश को क्या मिला? कितनी इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ी, कितनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपने ठीक किए। आज बगल में श्रीलंका पर चाइना का कब्जा, बर्मा पर पहले से चाइना का कब्जा, पाकिस्तान पर चाइना का कब्जा, नेपाल पर चाइना का कब्जा, ईरान में चाइना घुस गया, और आप कहते हो विश्व गुरु बना दिया हमने। अब अपने आपने जो काम किया है, चाइना हमारे देश में अब देखिए ऑक्साई चीन के आगे बढ़ करके अरुणाचल में एंट्री कर रही है, उधर लद्दाख की तरफ से एंट्री कर रही है। तमाम जो एंट्री पोस्ट थे उस पर उसने अपने अपने सिक्योरिटी फोर्स लगा दिए। तो आप को जो काम करना है जिससे देश में मजबूत होता, जिससे हम मजबूत होते, वो तो आप कर नहीं रहे। राहुल गांधी ने कहा क्या बोला, उस पर झंडा बना रहे हो। राहुल गांधी ने फलाना बोला, तुमने क्या बोला, तुमने क्या किया, उस पर बात करो, चर्चा करो, वो नहीं हो रही है। तो ये सारी जो डिबेट है, ये सारी डिबेट क्रिएटेड डिबेट है, रियल इशू को खत्म करने के लिए, मलाइन करने के लिए, जो नहीं होना चाहिए। राहुल अपने सबसे बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए, एलओपी बन गए, आगे भी जाएंगे? शुभकामनाएं हैं। मुझे लगता है कि देखिए, मैं कोई व्यक्ति, अकेले व्यक्ति नहीं तय करने वाला होता हूँ कि राहुल जी कहाँ जाएंगे। देश की जनता तय करेगी। अगर देश की जनता ने ऐसा मैंडेट दिया कि एलओपी बने, और देश जनता को इससे बड़ा मैंडेट देंगे तो कुछ और भी बन सकते हैं। लेकिन ये मैं नहीं तय कर सकता हूँ कि मैं कह दूँ प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मैं ना चाहूँ तो नहीं बनेंगे। तो देश तय करेगी, जनता। 14 से 24 में फर्क आया है ना उनमें। अगर सीट बढ़ा है तो फर्क तो आई है। अब भाई 14 के बाद 19 में सीट कम हो गई, अब सीट बढ़ के आई है, तो अभी से फर्क पड़ा है। चलिए, आखिरी के 2 सवाल। पहला सवाल 2011 से शुरू करूंगा। हम लोग राजनीति समझना शुरू कर चुके थे, पता चला कि दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, और हर दिन अखबारों में वही, मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना। मतलब आप यकीन जानिए कि हर एक व्यक्ति, मुझे लगा या हर दूसरा व्यक्ति ये कह रहा था कि नेता हो तो अरविंद केजरीवाल जैसा, और ये जो चल रहा है ये बहुत शानदार चल रहा है, ऐसे ही सरकारों को दबाया जा सकता है। लेकिन 2024 आते आते आप अन्ना को भूल गए, और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ये पार्टी जो 2011 में आंदोलन से उपजी, वो भी कहीं ना कहीं भटक गई थोड़ा सा ऐसे आके। नहीं, देखिए 2011 में बिल्कुल ठीक कहा कि अन्ना जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ, और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन की कमान अरविंद केजरीवाल जी ने संभाली, नेतृत्व अन्ना का था। 2 साल लड़ते लड़ते ये लगा कि 200 साल तक लड़ते रह जाएंगे तो कोई समाधान नहीं मिलने वाला। और रोज पढ़कर पार्टियां ताल ठोकती थी कि अच्छा, अगर हम गलत करें तुम पार्टी बना करके दिखाओ, तुम पार्टी बना करके दिखाओ। और हमने देखा कि 11 में जो भीड़ थी वो 12 में भीड़ नहीं थी। या हमने आप देखिए रामलीला मैदान के बाद अगर हमने मुंबई में जो आंदोलन किया तो उसमें उतनी भीड़ नहीं थी। फिर जो अप्रैल में किया उतनी भीड़ नहीं थी। तो लगा रास्ता क्या है, हम जिसको जो कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जो ठीक करने की मांग कर रहे हैं, ये तो सब आरोप, सब तो ऐसे ही लोग हैं, कोई नहीं करने वाला, कैसे करेगा। तो लगा कि जब ये ताल ठोक रहे हैं तो बल्कि पार्टी बना लेना चाहिए, और बना के करना चाहिए। ये जिम्मेदारी ये भी बड़ा बोल्ड डिसीजन जी ने लिया। अन्ना जी से सहमत नहीं थे। अन्ना जी को लगता था कि हमें प्रेशर ग्रुप बन के रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप जीवन के हर पड़ाव पे, आप हर डिसीजन में सब साथ होंगे जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कल का वर्डिक्ट है, 2 जज की बेंच थी, एक सवाल था, ओपिनियन डिफरेंस दोनों का है। एक ने कहा कि बिल ठीक है पर अरेस्ट गलत नहीं है, दूसरे ने कहा कि बिल भी ठीक और अरेस्ट गलत है। उसने यहां तक कह दिया कि जो कंडीशन है उससे भी मैं असहमत हूं। तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको जीवन के अलग अलग पड़ाव पर आपके साथ जो लोग चलते हैं मिलेगा, और उसको मुझे लगता है कि स्वीकार भी करना चाहिए और उसका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो हमने अन्ना जी सहमत नहीं थे, अरविंद केजरीवाल जी सहमत थे।
हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े थे, तो हम भी उनके डिसीजन के साथ सहमत थे, और ये कारोबार चलता गया। और जब कारोबार चलता गया तो उनको पॉलिटिकल पार्टी को तो लगता था कि ये ऐसे ऐसे आएगा, ख़त्म कर देंगे, चुटकी बजाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ये लोग। लेकिन लगा कि अरविंद केजरीवाल ख़त्म करें इतना आसान तो है नहीं, तो क्या रास्ता है, तो बदनाम करो। तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, आप एक अन्ना जी से ही नहीं सहमत रहे केजरीवाल साहब। अगर आप देखिए तो आशुतोष से नहीं सहमत रहे, साजिया इल्मी से नहीं रहे, कुमार विश्वास से नहीं, योगेंद्र यादव से सहमत नहीं रहे, वो जज साहब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वकील साहब, उनसे सहमत नहीं रहे। जितने लोग शुरुआत में जुड़े किसी से सहमत नहीं थे। ऐसा नहीं, जितने लोग, कुछ लोग इस सहमत नहीं थे। अब मान लीजिए 2013 में ये कंपनी शुरू हुई, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए होंगे, कुछ अच्छे भी गए होंगे, कोई नकारे भी गए होंगे, है ना, जो कुछ नहीं कर सकते वो भी गए होंगे, जो खाली बातें कर रहे होंगे कि मैं तो आएगा चैनल में ऐसे बोलूंगा और चैनल आसमान छू जाएगा। जब करने के लिए दिया आपने माइक पकड़ के, तो चाहे फिस हो गया वो नहीं कर पाया, वो बातें बड़ी बड़ी करता था, लोग लगे क्या बात बोलता है ये आदमी, बड़ा चमत्कार कर देगा ये। लेकिन जब आपने माइक दिया तो उसकी औकात का पता चला। तो जब कुछ नहीं कर पाया तो करे क्या, तो फिर निकल गया और फिर बातें बनाने लगा बाहर जा करके। तो ऐसे भी लोग बहुत सारे, कुछ लोग अच्छे थे चले गए, वो सहमत नहीं थे, कुछ लोग नकारे थे, कुछ कर नहीं सकते तो इसलिए चले गए, कुछ को कुछ नहीं मिला तो चले गए। लेकिन वो लोग संजीव जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अति महत्वाकांक्षा जो थी उसकी वजह से हम लोग दूर हुए। तो फिर आज ये 62 विधायक दिल्ली में, 92 विधायक पंजाब में, दिल्ली में 3 राज्यसभा सांसद, वहाँ पर 7 राज्यसभा सांसद, ये सब साथ खड़े नहीं होते, सब साथ खड़े है ना। तो लीडरशिप में विश्वास है ना उनको, तो जो जाएंगे कुछ तो कहेंगे। आप चैनल छोड़ के जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, नहीं चैनल बहुत अच्छा था, मालिक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम हो रहा था, मैं नकारा था, नहीं कहेंगे आप। आपके हम होशियार थे, चैनल बड़ा खराब थे। चलिए आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, कब तक बाहर रहते हैं पता नहीं, लेकिन अगर अब की गए और लंबा गए तो फिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? देखिए, ये सुनीता केजरीवाल, राघव चड्ढा, संजय सिंह, कौन? ये पूरा केस अरविंद या केजरीवाल, फिर संजीव झा? पूरा केस अरविंद केजरीवाल जी के जेल रहने तक था। अरविंद केजरीवाल आए, इस केस की श्रद्धांजलि हो गई। क्योंकि अगर ये केस होता तो ट्रायल शुरू करते, और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार डांट लगे ट्रायल शुरू करो, उसका ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो रही है? 18 महीने जेल में रख लिया, आपने ट्रायल शुरू नहीं किया। तो आपको पता है ट्रायल में कुछ है ही नहीं भाई। अब जब ट्रायल शुरू होगा तो आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया है, तो मनी की लॉन्ड्रिंग दिखाएंगे ना, कि ये पैसा मेरे पास आया और मैंने आपको दिखाया। है ही नहीं, तो है नहीं, ट्रायल में कुछ नहीं होगा, पता ट्रायल में कुछ नहीं है। तो केस की तो तिलांजलि हो गई। इस केस ने अरविंद केजरीवाल को और बड़ा बना दिया। इस केस ने अरविंद केजरीवाल को और मजबूत, उन्होंने कहा कि मैं 100 गुना मजबूत होकर बाहर निकला हूं, और मजबूत बना दिया। 6 महीना सॉलिटरी आइसोलेशन, एक कमरे में बंद रख करके, और आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को पता नहीं किस किस तरह का मेंटल टॉर्चर, तमाम तरह की टॉर्चर आपने किया है, तो और अंदर से और मजबूत होकर के बाहर निकला है ना। तो मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल को लोग प्यार करते हैं, अरविंद केजरीवाल के पास विजन है, अरविंद केजरीवाल के पास आइडियाज हैं, और वो आइडियाज से देश मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब कुछ और बड़ा देश को करके देने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और आ जाती है, जब केजरीवाल साहब अंदर थे तो सुनीता केजरीवाल किस हैसियत से उनकी कुर्सी पर बैठी थी, चीफ मिनिस्टर वाली? देखिए, वो चीफ मिनिस्टर का घर है, वो कोई जाकर के सेक्रेटरी में जाकर नहीं बैठे थे उनकी कुर्सी पे, वो उनका घर है। उस घर पे वो हमेशा वीडियो बनाते रहे हैं, वहीं बैठ के उन्होंने वीडियो बना लिया। तो ये चिंता तो मुझे होनी चाहिए थी, पार्टी के नेताओं की होनी चाहिए थी, ये चिंता बीजेपी की क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, मुझे लगता है कि सुनीता जी ने इस तमाम क्राइसिस में एक जो आइडियल हाउसवाइफ होता है वो उनका काम किया है, और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि पार्टी कमजोर, क्योंकि सुनीता जी कमजोर पड़ जाते पार्टी कमजोर हो जाता। क्योंकि अरविंद केजरीवाल से भावनात्मक तरीके से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उनका परिवार का कमजोर होना मुझे लगता है कि बहुत खराब मैसेज होता। वो दृढ़ता से खड़ी रही, कोई नहीं, मेरा पति जेल में है, जब तक जेल में तब तक मैं बाहर निकलूंगी, मैं उनके मैसेज को मैं बाहर दूंगी। इससे हम सब का मोरल बूस्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं उनको आज के दिन आपके चैनल्स में उसको सैल्यूट करता हूँ, जिस तरीके से उस पूरे क्राइसिस में उन्हें अपने धैर्य का परिचय दिया, अपने पेशेंस का परिचय दिया, और जिस कन्विक्शन से वो बाहर बात करें, मुझे लगता है सैल्यूट करना चाहिए। ठीक। बुराड़ी के विधायक संजीव झा भी कभी सोचते हैं दिल के किसी कोने में है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी बैठूं? नहीं, मैं नहीं सोचता।
देखिए, मुझे लगता है कि हम एक पार्टी के बहुत मजबूत सोल्जर हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उस जिम्मेदारी पे हमें काम करते रहना और काम करते रहे हैं। और आगे भी संजीव झा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। संजीव झा के मुख्यमंत्री बनने से देश का भला नहीं होगा। देश के अंतिम व्यक्ति को, जैसे मैंने पहले कहा, कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर देने से देश मजबूत होगा। तो उसके लिए जो पार्टी जो भी रोल मुझे तय करेगी, जो भी उसके लिए पार्टी के प्रयास रहेंगे, उसके साथ मजबूती से खड़ा रहूँगा। जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बुराड़ी से विधायक संजीव झा, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। बाकायदा उन्होंने अरविंद केजरीवाल से जुड़े तमाम मामलों, आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े तमाम मामलों पर भी अपनी राय रखी और 2010-11 आंदोलन से लेकर मौजूदा 2024 चुनाव और आगामी चुनाव जो हैं उन सब को लेकर भी उन्होंने बेबाक तरीके से हर एक सवाल का जवाब दिया है। अब आप दर्शकों की बारी है वीडियो को शेयर करने की, लाइक करने की, चैनल को सब्सक्राइब करने की और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपको यहां पर फिर किसी पॉडकास्ट में मिलवाएंगे किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।